नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एनटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे होंगे, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ। बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया था, एमए ज्योग्राफी मैंने मास्टर्स में किया था। फॉर्मल ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं केबीईडीयू कुमार भारत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। सो हाउ टू फाइंड माई वीडियोज़ यूट्यूब पर और इस चैनल पर एक नोटिफिकेशन ग्लिच चल रहा है, जिसकी वजह से सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है कि वीडियोस कब आ रहे हैं। तो पहली बात, मेरा वीडियो जो है हर रोज़ 8 बजे आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हर रोज़ 8 बजे आके चेक करेंगे। आपको पूरे दिन पे वैसे भी इस चैनल पर वीडियोस मिल रहे हैं, अलग अलग जो ट्रेनर्स हैं वो आपको वीडियोस दे रहे हैं पेपर 1 पॉलिटिकल साइंस कॉमर्स के। तो मेरा जो वीडियो है वो 8 बजे आता है। उसके बाद सोल्यूशन इसका ये है, नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर चैनल नेम पे टैप कीजिए, फिर उसके बाद ये आपको होम पेज पे ले जाएगा। यहाँ आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे आ जाइए। प्लेलिस्ट पे जैसे आप टैप करेंगे तो ये आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस ऑर्डरली वे के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरा कोर्स भी दिखेगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी पेपर 2 यूजीसी नेट। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेबस वाइज सारे वीडियोस लगे हुए हैं और सब ऑर्डर फॉर्मेट के अंदर है। तो आपको जिस तरह से आपकी फ़ोन के अंदर सॉन्ग की प्लेलिस्ट होती है, वैसे ही यहाँ पर सारे वीडियोज़ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। आप 2 काम कर सकते हैं, या तो 8 बजे आके देख लीजिए, या आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। जैसे आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। ये चैनल डीपी है, इससे आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको वीडियोस, पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हैंडआउट्स और ऑडियो नोट्स पे मैं देता रहूँगा, अपडेट्स देता रहूँगा, क्या अब वीडियोस आएंगे, और कुछ जैसे शॉर्ट मटेरियल होते हैं, शॉर्ट जिसको हम कहते हैं, बूस्टर जिसको हम कहते हैं, वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा इस चैनल पर। ठीक है, बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स किन लोगों के लिए बनाया गया है, तो यूजीसी नेट के ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट देख सकता है। ये कोर्स दोनों ही मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ना सोचे कि मुझे यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको दोनों फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलती है। इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करूँगा, यानी कि जो मैं लैंग्वेज अभी बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। और जो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर और मेरे प्लस सब्सक्रिप्शन पर, वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। एमसीक्यूज हम इसी चैनल पर अभी कर रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद अब यूजीसी नेट क्वेस्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ टाइम तक एमसीक्यूज यहीं करेंगे जैसे हमने कल किए थे। ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारी टीम के बारे में। ये हमारी टीम है जो रात दिन लगी हुई है आपको सिलेक्शन दिलाने में। मेरा जो कोर्स है वो हर रोज़ 8 बजे आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एवरीडे 8 PM यहाँ पे क्लास होती है, और वीक में एक दिन ऑफ होता है, वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। जिस दिन क्लास नहीं आ रही उस दिन मेरा ऑफ है। ठीक है, बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ अगर जुड़ते हैं तो क्या फ़ायदे हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, मतलब सारी चीज़ें एक जगह मिलती हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप स्क्रीन पे जो नाम देख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। तो आपको कोई भी शंका नहीं होगी कि आपको कौन पढ़ा रहा है और कैसे पढ़ाएगा। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। ये कोर्सेज के नाम हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, और आने वाले समय में और भी जो सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी नेट के वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैसे अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करें, कैसे सब्सक्रिप्शन लें। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है लर्निंग ऐप iOS या प्ले स्टोर पे जाकर। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है यूजीसी नेट। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा वैलिडिटी कितने मंथ्स की वैलिडिटी चाहते हैं। जैसे आप अपना डेटा प्लान की वैलिडिटी लेते हैं, आप शायद नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम भी लेते हैं, उसी तरह से अनअकैडमी का भी एक सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको वैलिडिटी वाला प्लान लेना है। तो जाइए हमेशा 24 मंथ्स के लिए, ज़्यादा मंथ की वैलिडिटी लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ेगा और लॉजिकल भी है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आपको 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आप उसको कवर नहीं कर सकते। इसी वजह से एक ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स ले लीजिए, जिससे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों निकल जाए। अटेम्प्ट लगते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, इसी वजह से बड़ी ड्यूरेशन का कोर्स लीजिए, जिससे आपको सारे कोर्सेज, वो लाइव क्लासेस, क्विज सब मिलता रहे। अगर आप प्लान कर रहे हैं 1 साल का लेने का भी, तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप जाइए 2 साल के लिए। 1 मंथ की फ़ी और देकर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरा कोड लगाते हैं SM नेट, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलता है, और आपकी फीस जो हो जाती है 11,340, यानी कि 525 रुपये भी नहीं देने आपको पर मंथ, सिर्फ 472 रुपये देने हैं। ये इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, अगर आप सीरियस हैं अपने गोल के लिए। और अभी एक न्यूज़ भी आ रही है कि अब जाकर लॉकडाउन के बाद जो रिक्त पद खाली हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की जरूरत पड़ेगी। तो सीरियस हो जाइए इस एग्जाम को लेकर, और एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 2 महीने का, मेरा कोड लगा के SM नेट। तो आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको बस अब पढ़ाई करनी है और भागा दौड़ी नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एटमॉस्फेयर, जो है हमारा यूनिट 2 क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट। और एटमॉस्फेयर में आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें अलग अलग लेयर्स होती है। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। आपका जो सिलेबस है उसके अंदर लिखा हुआ है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि आप कॉम्पोजिशन को भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने पिक्चर लगा रखी है, ये होता है हमारा एटमॉस्फेयर। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये एक चादर जैसा होता है, ब्लैंकेट, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या है,
छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है एटमॉस्फेयर बेसिकली एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट ऑफ गैस है जो हमारे पूरे अर्थ को चारों तरफ घेर के रखता है। ठीक है दोस्तों, और ये जिसकी जो किलोमीटर्स हैं वो उसको मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एक एटमॉस्फेयर का डायग्राम है। ये हमारी अर्थ है और चारों तरफ आप देख रहे हैं किस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 400 माइल्स तक, अर्थ सरफेस से लेकर ऊपर तक 400 माइल्स या 1000 किलोमीटर आप मान लीजिए, ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे चारों तरफ घिरा हुआ है। ये एक ब्लैंकेट है गैस का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। जिस तरह से लिथोस्फेयर होती है, हाइड्रोस्फेयर होती है, उसी तरह से एटमॉस्फेयर भी एक हमारा इंटीग्रल पार्ट है। और ये एटमॉस्फेयर बेसिकली जो गैस का गुबार है ये अर्थ के चारों ओर क्यों है? ठीक है, ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारी है अर्थ की, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा, वो इस गैस के गुबार को होल्ड करके रखता है। यानी कि अगर हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो ये जो गैस का गुबार है वो स्पेस में जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये अर्थ के चारों ओर नहीं रहेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर को खींच के रखता है अर्थ के चारों ओर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक टॉपिक आता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय हवा दाब, जिसको हम कहते हैं। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वही प्रेशर है। ये आप देखेंगे किस तरह से ये चारों तरफ एक गैस का गुबार है, और ये जो एयर है, एयर एनवलप है, ये अर्थ पे प्रेशर लगाती है। यानी कि आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन आप ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो ये प्रेशर बढ़ जाता है। तो एयर प्रेशर क्या है? बेसिकली हवा का दाब है जो अर्थ सरफेस पर लगता है। ठीक है, जैसे जैसे आप सरफेस के पास आते जाएंगे वैसे वैसे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसी वजह से सी लेवल पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान रखती है। इसके अलावा और नीचे चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ जाता है, डीप इनसाइड द अर्थ चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, अर्थ इंटीरियर में हमने पढ़ा था। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? ये एक ब्लैंकेट ऑफ गैस है जो अर्थ को चारों तरफ घेर के रखता है। ठीक है, जैसे हमारे लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, वैसे उसी तरह से एटमॉस्फेयर हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये एटमॉस्फेयर जो चारों तरफ ये हमारे है मौजूद, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि ग्रेविटी ने इसको चारों तरफ से खींच रखा है, तभी ये हमारे चारों तरफ एक कंबल किस तरह मौजूद होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये जो गैस का गुबार चारों तरफ है ये अर्थ सरफेस से प्रेशर लगाता है। ऑब्वियस ये बात है, क्योंकि आप देखेंगे 400 माइल्स तक ये, यानी कि 1000 किलोमीटर तक हवा का एक गुबार है। तो ये अर्थ सरफेस पे जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, ऊपर से नीचे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1034 सबसे ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, तो अब देखते हैं कौन कौन से रोल हैं एटमॉस्फेयर के जो वो अदा करता है अर्थ पे। पहला है, इसके अंदर बहुत एसेंशियल गैसेस हैं जो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए ज़रूरी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और वो फिर बाय प्रोडक्ट देते हैं ऑक्सीजन, जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर एसेंशियल गैसेस हैं जिसकी वजह से जीवन संभव है हमारे अर्थ के अंदर। इसके अलावा इट रेगुलेट सोलर रेडिएशन, जो भी कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं, सोलर रेडिएशंस आती हैं, जो भी यूवी रेज आती हैं, वो जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, उसको वो रेडिएट करता है। इसके अलावा जो भी अर्थ की सनरेज आ रही हैं वो भी जो है वो ज़्यादा नहीं आने देता एटमॉस्फेयर। उसमें से कुछ देखेंगे अब जब हम हीट बजट पढ़ेंगे तो 100% अगर सनरेज आ रही है तो उसमें से केवल वो 35% जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, केवल 65% को वो आने देता है, जिसकी वजह से अर्थ की जो हीट है वो रेगुलेटेड रहती है। ठीक है, अगर 100% आने लग जाएगी तो मे बी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसी वजह से जो 35% है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसको हम एल्बिडो भी कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा इट मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर, इसी वजह से यानी कि जो भी हीट आ रही है उसको वो रेगुलेटेड वे के अंदर अर्थ के अंदर आने देता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। बहुत बार क्या होता है, मीटियोर्स या मीटियोराइट जो है वो अर्थ की तरफ आते हैं, बड़े बड़े मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स जो हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं। तो जब वो अर्थ के सरफेस में एंटर करते हैं, जैसे ये आप देखेंगे डायग्राम, अर्थ के सरफेस में वो एंटर करते हैं तो उसको इतना ज़्यादा किलोमीटर जो है वो हवा के गुबार से गुजरना पड़ता है। 400 मील का एक हवा का गुबार है जो पहले उसके एनकाउंटर करता है, फिर अर्थ की सरफेस आती है। तो इस हवा के गुबार के अंदर में जैसे वो आते हैं तो फ्रिक्शन से ये बड़े बड़े मीटियोर्स और मीटियोराइट्स, एस्टेरॉइड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिससे हम बच जाते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वो बड़ा सा जो वो मीटियोर है वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पर आएगा और वो तबाही मचा सकता है। तो एटमॉस्फेयर का ये भी बहुत बड़ा रोल है, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसके कुछ एसेंशियल रोल्स हैं जो हमने देख लिए। ठीक है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। कॉम्पोजिशन मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर मतलब ये क्या कैसे बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन के बारे में। तो कॉम्पोजिशन मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्राइमरीली 3 चीज़ें हैं, गैसेस,
वाटर वेपर एंड सॉलिड मैटर। एग्जाम में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, या इनमें से क्या एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है। तो आपको ये तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक 3 चीजें हैं, गैसेस भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और सॉलिड मैटर जिसको हम पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और इन तीनों के जो हैं वो अलग अलग रोल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गैसेस के अंदर आते हैं हमारे प्राइमरीली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो ट्रेसेस हैं जैसे क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, नियॉन है, वो सब हम देखेंगे। फिर वाटर वेपर है जो ह्यूमिडिटी हम जिसके बारे में बात करते हैं, जो वाटर वेपर पार्टिकल्स जो हमें चारों ओर देखने को मिलते हैं, जो एब्सोल्यूट या रिलेटिव होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं जैसे पीएम पर्टिकुलर मैटर होगा 2.5, 10, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन के अंदर आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो 3 चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं उनके, गैसेस, वाटर वेपर एंड पर्टिकुलर मैटर जिसको हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, ये तीनों ही एटमॉस्फेयर के पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं गैसेस से। तो गैसेस के अंदर प्राइमरीली हमारी परमानेंट गैसेस आती हैं जिसको हम देखेंगे क्या कौन कौन सी है वो, और ये जो है इनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज जैसे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो आज से 2-3 साल बाद ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नहीं, ये जो गैसेस है इनका जो प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर वो फिक्स्ड होता है, जिसको हम परमानेंट गैसेस कहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ऑल्दो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो गैसेस है इनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो वेरिएबल है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 120 किलोमीटर के बाद आपको नहीं मिलेगा, इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 90 किलोमीटर के बाद नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑल्दो इनका प्रपोर्शन जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर आप यानी कि अगर आप अर्थ सरफेस से यहाँ से 120 किलोमीटर तक आ जाते हैं तो उसके बाद आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर आप 90 किलोमीटर के बाद अगर कार्बन डाइऑक्साइड को तलाशेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो यानी कि इनकी जो लिमिट्स है वो तय है, ऑक्सीजन की 120 किलोमीटर है और कार्बन डाइऑक्साइड की 90 किलोमीटर है। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस कंपोनेंट में 99% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि जितने भी गैसेस मौजूद हैं उसमें से 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही बना लेते हैं। रिमेनिंग 1% जो है वो अलग अलग इनर्ट गैसेस हैं जिसको हम जानते हैं। 2 तरह की गैसेस होती है, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो बेसिकली हर किसी से रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस भी वो होती हैं जो नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस मिल जाए, लाइक आपको मॉइस्चर मिल जाए या एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो गैसेस रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है। आपको ध्यान नहीं रखना है गैसेस अगर 100% है तो उसमें से 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और जो रिमेनिंग % है वो हमारे अदर गैसेस हैं, जैसे आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, नियॉन हो गया, जेनॉन हो गया। ठीक है, एग्जाम में आपसे इनका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट। सबका परसेंटेज फिक्स्ड है, जैसे नाइट्रोजन का 78% है, ऑक्सीजन का 21% है, फिर आर्गन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अरेंज कीजिए ये सारे गैसेस को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि ज़्यादा से कम में या कम से ज़्यादा में। तो उसके लिए एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा वो ट्रिक क्या है। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि ये गैसेस के अंदर हमें पढ़ना है। ये गैसेज जो होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। ठीक है, इनको एरोजोल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये स्लाइड है। तो आप देखेंगे ये मान लीजिए पाई चार्ट है, अगर 100% है तो 78% हमारी नाइट्रोजन ही आ जाती है, फिर आती है ऑक्सीजन 21%, और जो रिमेनिंग 1% है वो फिर अदर गैसेज हैं जिनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो 99% तो ये दोनों गैसेस ही कॉन्स्टिट्यूट कर जाती है, जिसमें सबसे हाईएस्ट है हमारी नाइट्रोजन, फिर आती है ऑक्सीजन, उसके बाद जो आती है फिर अलग अलग गैसेस। तो ये इनकी टेबल दे रखी है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर है ऑक्सीजन, देन है आर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो हाईलाइट हो रखा है ग्रीन से, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये है ग्रीन हाउस गैस, जिसको मैं आगे बताऊंगा ग्रीन हाउस गैस क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा गैसेस का, ये जो गैसेस हैं जो हमें देखने को मिलती है। अब इनका अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मे बी आप सिर्फ शुरुआत के 3 याद कर लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, लेकिन आप बाद में याद नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए एक निमोनिक है। निमोनिक वो होता है बेसिकली किसी भी जटिल चीज़ को याद करने के लिए आप एक फनी सा कुछ निमोनिक बना लेते हैं, फनी सा कोई फ्रेज बना लेते हैं या कोई स्टेटमेंट बना लेते हैं जिससे आपको चीज़ें याद हो जाएं। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बना रखा है, ये नो एसी ऑन नेशनल हाईवे फॉर MH कार्स, यानी कि महाराष्ट्र कार्स। यानी कि क्या है, इसको यहाँ देखें आप, ये एक फनी सा मैंने एक स्लाइड लगा रखी है। देखो, नो एसी, नेशनल हाईवे और महाराष्ट्र, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ये 3 चीज़ याद रखेंगे तो आपको वो ऑर्डर याद हो जाएगा। देखते हैं, नो एसी यानी कि एक कोई गाड़ी है, ठीक है, जिसके अंदर एसी नहीं है। नो एसी मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से नो बना, एसी से बना हमारा आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नो एसी से तो ये 4 गैस कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेशनल हाईवे,
नेशनल हाईवे से बना हमारा नियॉन और हीलियम, ठीक है। फिर महाराष्ट्र, मीथेन एंड हाइड्रोजन और कार्स आप ऐसे याद रख लेंगे। तो क्रिप्टॉन अगर आप नहीं भी ध्यान रखते हैं, हाइड्रोजन सबसे लास्ट में आता है, अगर आपको ये ध्यान है तो एमएच इसका बन जाएगा। तो नो एसी ऑन नेशनल हाईवे फॉर एमएच कार्स, यानी कि जो भी महाराष्ट्र के अंदर जो गाड़ियां हैं जब वो नेशनल हाईवे पे चलती है, ठीक है, तो उनके अंदर एसी काम नहीं करता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। या महाराष्ट्र सरकार ने एक रूल लगा रखा है कि अगर आपको नेशनल हाईवे पे अपनी गाड़ियां चलानी तो एसी नहीं चलाना है, इस तरह से आपको याद रखना है। यानी कि एसी, नेशनल हाईवे और महाराष्ट्र स्टेट, अगर आप 3 चीजें ध्यान रखेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। देखो कैसे, नो एसी, नो से बना नाइट्रोजन, ओ से बना ऑक्सीजन, ए से बना आर्गन, सी से बना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 4 तो ऐसे ही हो गए, शुरुआत के 4। फिर नेशनल हाईवे से आप क्या बना सकते हो, ठीक है, नियॉन और हीलियम आपका नेशनल हाईवे से बन जाएगा। फिर है महाराष्ट्र कार्स, तो महाराष्ट्र में आपको बस एमएच ध्यान रखना है, मीथेन और हाइड्रोजन। कार्स तो मैंने सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए लगा रखा है। तो नो एसी ऑन नेशनल हाईवे फॉर महाराष्ट्र कार्स, ठीक है, नो एसी ऑन नेशनल हाईवे फॉर एमएच कार्स। ये 3 चीज अगर आप ध्यान रखते हैं, कार विदाउट एसी, नेशनल हाईवे एंड महाराष्ट्र स्टेट, तो आप आराम से ये सारे ऑर्डर वे के अंदर कर लेंगे। अगर आप कोई जटिल चीज को याद करना चाहते हैं तो उसको आप फनी बना लीजिए, ठीक है, तो वो इजीली याद हो जाता है, क्योंकि फनी चीजें, ऑब्वियस चीजें हमें बहुत इजीली याद होती हैं। ऑब्वियस चीजें जैसे इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर मानसरोवर, इस तरह से जो चीजें होती है कड़ी बन जाती है जिसमें, जिसको आप भूल नहीं सकते। अगर आप जीके को या इस तरह की चीज़ों को अगर आप ऑब्वियस बना लेंगे तो आप इजीली याद कर सकते हैं। तो ये आपको निमोनिक ध्यान रखना है। अगर आपको कोई अपना निमोनिक बनाना है तो वो भी कर सकते हैं। मैंने एक मतलब कह सकते हैं कि इसको क्लैरिटी के लिए, इजी रिमेंबरिंग के लिए मैंने ये एक निमोनिक बनाया, नो एसी नेशनल हाईवे फॉर महाराष्ट्र कार्स, नो एसी नेशनल हाईवे और महाराष्ट्र, ये बार आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये इसका है हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो भी गैसेस हमने देखी हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, उनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं क्या है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21% है, ये हमें पता है, सेकंड लार्जेस्ट गैस है, ठीक है। इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बात हमें पता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्सीजन जब कुछ एलिमेंट से मिल जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है, जिससे बनते हैं ऑक्साइड्स, ये हमने केमिकल वेदरिंग में देखा था, ठीक है। इसके अलावा जो कंबशन है, कोई भी चीज अगर आप जलाना चाह रहे हैं, जलाने को हम कहते हैं, जलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कंबशन, ठीक है। तो कंबशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। इसी वजह से वैक्यूम के अंदर ऑक्सीजन जो है, वैक्यूम के अंदर कोई भी वैक्यूम के अंदर कोई भी अगर आप माचिस की तुल्ली या कोई फायर एक्टिविटी करना चाहेंगे तो वो नहीं पॉसिबल होती, क्योंकि वैक्यूम के अंदर अगर ऑक्सीजन नहीं है तो कंबशन ही नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा कहीं भी फायर ब्रिगेड जब आती है या कहीं आग लग जाती है तो वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल करते हैं, ना कि ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो डीकंबशन करती है, वो कंबशन एक्टिविटीज को रोक देती है। ऑक्सीजन जो क्या करती है, वो बढ़ावा देती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे, जब भी जंगलों में आग लग जाती है, जो फॉरेस्ट फायर होते हैं, तो वो जंगलों में आग और बढ़ जाती है, जो क्योंकि जैसे जैसे हवा चलेगी तेज तेज तो वो कंबशन एक्टिविटी को और मतलब आग में घी वाली बात हो जाती है। इसी वजह से फॉरेस्ट के अंदर जो क्या होता है, वो आग बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन एम्पल अमाउंट ऑफ मौजूद है। जब हवा चलती है तो वो कंबशन को और बढ़ा देती है। तो कंबशन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर कंबशन। बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन जो है वो हाईएस्ट गैस है, 78% है, ठीक है। एक इनर्ट गैस है और कंबशन को कंट्रोल करती है बाय डायल्यूटिंग द ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी डीकंबशन में हेल्पफुल होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोपोर्शन है वो 0.03% है, ठीक है। इसकी एक बात है, ये ग्रीन हाउस गैस है और उसको हम देखेंगे कैसे। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ग्रीन हाउस गैस बेसिकली वो गैस होती है जो अर्थ के रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब करती है। अब अर्थ की रेडिएटेड हीट क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ध्यान रखिए कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। फिर बात करते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है और इसका जो प्रोपोर्शन है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। ओजोन नॉर्मली ग्राउंड में नहीं मिलती है, और अगर ओजोन ग्राउंड के अंदर है तो वो एक बहुत बड़ा हार्मफुल एलिमेंट हो सकता है। इसी वजह से ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में यानी कि 20 से 25 किलोमीटर तक वहाँ पर हाइट में मौजूद है एटमॉस्फेयर के, तो वो एक बहुत बड़ा आपको कह सकते हैं कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो बहुत बड़ा ये एक कह सकते हैं कि शील्ड बन जाती है अर्थ का। अगर ओजोन हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज ऑलवेज अ शील्ड फॉर अर्थ, बट ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है वो एक कह सकते हैं कि पॉइजन बन जाती है, वो एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट बन जाती है एटमॉस्फेयर के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओजोन जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन का थर्ड मॉलिक्यूल है, O3 इसको हम कहते हैं, और ये बेसिकली आपको मिलती है 20 से 25 किलोमीटर पे स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है। और ये बेसिकली क्या है,
क्रूशियल रोल प्ले करती है बाय ब्लॉकिंग द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। ठीक है, इसके अलावा जो भी अदर गैसेस हैं जैसे आर्गन है, नियोन है, हीलियम, हाइड्रोजन, जेनॉन, क्रिप्टॉन और मीथेन, इनके ट्रेसेस मौजूद हैं, यानी कि ये सिर्फ 1% के अंदर आती है। ये बार आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ओजोन जो है वो भी एक एलिमेंट अच्छी गैस है, बहुत एसेंशियल गैस है, वो शील्ड का काम करती है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा गैसेस के बारे में देख लिया है। ये आप डायग्राम देखिए। ठीक है, ओजोन बेसिकली यहाँ मौजूद है 20 से 25 किलोमीटर पे, स्ट्रेटोस्फीयर पे ये मौजूद होती है। जो भी हार्मफुल सोलर रेडिएशन आ रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ पे सरफेस पे नहीं आने देती है। और इसी वजह से हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, जो 16 सितंबर पे होता है। एक फ्रेज है, अर्थ विदाउट ओजोन इज लाइक अ हाउस विदाउट अ रूफ, यानी कि घर अगर अर्थ पे ओजोन नहीं है, मतलब वो इसी तरह से इसके एनालॉजी बैठा सकते हैं कि अगर आपने घर बना लिया और ऊपर आपने छत नहीं बनाई, तो वो इसी तरह से होगा कि अगर अर्थ के अंदर ओजोन नहीं है तो मतलब अर्थ की छत ही नहीं है। ठीक है, तो ओजोन इज बेसिकली अ रूफ फॉर अर्थ दैट ब्लॉक्स द यूवी रेडिएशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड एलिमेंट के बारे में। ये हमने एलिमेंट देखे थे गैसेस, वाटर वेपर एंड सॉलिड मैटर। तो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वाटर वेपर के बारे में। तो वाटर वेपर को नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या है वाटर वेपर का क्या रोल होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर वेपर का रोल बहुत बड़ा है, जिसको हम देखते हैं क्या है। वाटर वेपर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली 0.2 से 0.4 है और ये एक वेरिएबल है, ये परमानेंट नहीं है। गैसेस जो है वो सिर्फ परमानेंट होती हैं, वाटर वेपर परमानेंट नहीं होता। कारण उसका यह है एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज, यानी कि जो गर्म इलाके हैं वहां पे वाटर वेपर कम होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं, जो मॉइस्ट इलाके हैं, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पर वाटर वेपर ज्यादा होती है। यही हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसको मैं पढ़ा दूंगा आगे। तो वाटर वेपर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरिएबल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 0.2 इन कोल्डर एरियाज एंड 0.4% ऑफ द टोटल वॉल्यूम इन द ट्रॉपिकल एरियाज, हॉट ट्रॉपिकल एरियाज। इसके अलावा जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या करती है, अर्थ की जो रेडिएटेड हीट है, जो अर्थ हीट रेडिएट कर रही है, उसको वो कंप्लीटली बाहर नहीं जाने देती और उसको वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो गर्म रहता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो क्या होगा, सुबह तो आपको मिल गई सनरेज, लेकिन जब रात का वक्त आया तो अर्थ क्या करती है, अपनी हीट रेडिएट करती है। अगर अर्थ ने ये सारी हीट रेडिएट कर दी तो क्या होगा, रात के अंदर अर्थ का टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। लेकिन वो नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैस मौजूद है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। वो क्या करती है, इस रेडिएटेड हीट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है और उस पार्ट को वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैला देती है। ठीक है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसको मैं आगे बता रहा हूं। तो जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस के अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, उसी तरह से वाटर वेपर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इंसुलेशन करती है, वो अर्थ की हीट को रोक लेती है और जाने नहीं देती। ये बात को ध्यान रखनी है। इसके अलावा वाटर वेपर प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन के अंदर मौजूद है और जब इनका कंडेंसेशन होता है तो वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करती है, जिसकी वजह से अलग अलग स्टॉर्म्स आते हैं और साइक्लोन बनते हैं और क्लाउड्स भी बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये डायग्राम, वाटर वेपर का कितना बड़ा रोल है आप देख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल है, अर्थ की हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा पूरी जो वाटर साइकिल है आपकी, इसके अंदर एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन होता है, उसके अंदर वाटर वेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो ये वाटर साइकिल नहीं चलेगी। इसके अलावा डायनामिक ट्रांसपोर्ट और केमिस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, वो भी वाटर वेपर से ही बनते हैं। तो वाटर वेपर का बहुत बड़ा रोल है, ये इसलिए एक अहम कॉम्पोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे एटमॉस्फेयर का। फिर बात करते हैं सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में। सॉलिड पार्टिकल्स जो है दोस्तों, ये भी लोग समझते हैं कि यार इसका क्या रोल होगा, ये तो एक बेसिकली पोल्यूटेंट है। धूल जो होती है वो नॉर्मली पोल्यूटेंट होती है, जब घरों में धूल आ जाती है तो हम उसको निकाल देते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये पूरा वाटर साइकिल जो होगा वो चलेगा ही नहीं। कारण उसका ये दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि सॉलिड पार्टिकल्स में क्या क्या आते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर बेसिकली आते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन बेसिकली क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे पोलन्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा ओशनिक सॉल्ट्स, जो भी समुद्री इलाके के अंदर जो ओशनिक सॉल्ट्स होते हैं, जो कोस्टल एरियाज के अंदर सॉल्ट्स जम जाते हैं, वो जब हवा से बह के हमारे ओशन के अंदर फैल जाते हैं तो वो ओशनिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। इसके अलावा सूट, वॉल्केनिक इरप्शंस के अंदर जो भी ऐश निकलता है, सूट निकलता है, वो सूट के अंदर आता है। और इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे जो है हमारे सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि इसका क्या बड़ा रोल है। पहला रोल देखते हैं, जो भी हम ब्लू कलर देख रहे हैं हमारे स्काई का, या हम रेड एंड ऑरेंज कलर देखते हैं सनराइज एंड सनसेट पे, तो वो उन सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से ही हो पाता है, क्योंकि जो सनरेज है उनका रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक है, इनका स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से विब्ग्योर बनता है, वॉयलेट इंडिगो जो हम पढ़ा है, वॉयलेट इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, जो इंद्रधनुष बनता है, विब्ग्योर बनता है, स्कैटरिंग होती है, वो इन्हीं सॉलिड पार्टिकल्स की वजह से होती है। अगर ये नहीं होंगे तो मे बी आपको जो सूरज है, जो हमारा आसमान है, वो आपको हमेशा काला ही दिखेगा। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पर इससे इंपॉर्टेंट रोल जो ज्योग्राफिक के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ज्योग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सारे सॉलिड पार्टिकल्स
एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का काम करते हैं। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, अब ये डायग्राम देखिए, ये है वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल में क्या होता है, पहले क्या होगा, सनरेज की वजह से यहाँ पर ओशन का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, यहाँ पे जो पानी है वो भाप बन के अपना स्टेट चेंज कर लेता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। ये जो पानी है भाप बन के वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो वहां पर टेम्परेचर कम है, ठीक है। टेम्परेचर कम होगा तो ये सारा पानी कंडेंस होने लगेगा। कंडेंसेशन बेसिकली क्या है, वाटर वेपर का यानी कि भाप का फिर से पानी में बन जाना। लेकिन कंडेंसेशन में एक बहुत बड़ी कड़ी है बीच में, जिसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या करता है दोस्तों, जैसे ही पानी भाप बना ऊपर गया तो ऊपर टेम्परेचर कम है, अब उसको पानी में बनना है वापस से, तो पानी में बनने के लिए एक सरफेस चाहिए। उस भाप को पानी में बनने के लिए यानी कि वाटर ड्रॉपलेट बनने के लिए एक सरफेस चाहिए जहां पे वो अपना पानी छोड़ देगा। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे तो पानी जो है वो जो वाटर वेपर है वो वापस से पानी के रूप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऊपर जाके एक सरफेस चाहिए उसको। तो यही सरफेस कहलाती है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियाई ऑफ कंडेंसेशन। अगर ये नहीं होंगे तो मे भी कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो ये पानी जो ऊपर गया है वाटर वेपर के रूप में वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से ये पानी जो है, वाटर वेपर जो है, वो फिर से पानी में तब्दील हो जाता है, एक सरफेस पर अपनी पानी छोड़ देता है, जिससे वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स बन के मिलके एक वाटर क्लाउड बनाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से फिर ये क्लाउड जो है फिर प्रेसिपिटेशन होता है, जिससे बारिश होती है। तो यानी कि पूरे वाटर साइकिल में एक बहुत बड़ी कड़ी है डस्ट पार्टिकल, जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बेसिकली एक सरफेस है जिस पे वाटर वेपर अपनी ड्रॉपलेट्स छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे दो डायग्राम मैं आपको बताता हूं। एक डायग्राम है सर्दियों के टाइम पे क्या है, सॉरी गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं और उसको आप टेबल पे रख देते हैं। कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि उस बोतल के चारों ओर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है, वो जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, क्या वो बोतल के अंदर से निकल के आए हैं? नहीं, वो पानी के ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो भी वाटर वेपर थे वही हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली जैसे ही आपने ठंडे पानी की बोतल रखी टेबल पे, तो वो ठंडे पानी की बोतल की जो सरफेस है वो बहुत ठंडी है। तो आसपास की एयर जैसे ही उससे टकराई तो उनका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ। अब कंडेंसेशन के लिए उनको चाहिए एक सरफेस, जिसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो जैसे ही वो डस्ट पार्टिकल्स से टकराती है तो कंडेंसेशन होता है, और वो सारे डस्ट पार्टिकल जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। वो सारे वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स के अंदर इकट्ठा होकर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, और यही जो चीज़ है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जैसे ही ऊपर जाते हैं तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं उसके अंदर होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, डस्ट पार्टिकल्स, जो उनको सरफेस दे रहे हैं कि हाँ भाई आके अपना पानी छोड़ दो, ठीक है। तो इतना बड़ा रोल है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो मे बी शायद ये वाटर साइकिल कंप्लीट ही ना हो सके, ये कंडेंसेशन ही ना हो सके, ठीक है। तो कंडेंसेशन नहीं होगा तो फिर बारिश ही नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये डायग्राम है, ये है हम रोज देखते हैं, ये है एटमॉस्फेयर के अंदर हो रहा है, यानी कि ये इसका छोटा स्केल है, ये इसका बड़ा स्केल है। छोटे स्केल में आप देख सकते हैं इस तरह से जो है प्रक्रिया होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की वजह से, ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरह से होता है, जब कंडेंसेशन होता है तो वहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की सरफेस पे पानी, वाटर वेपर पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। और अब बात करते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो वर्ड है वो आया है ग्रीन हाउस से। ये ग्रीन हाउस है, क्या होता है कुछ ऐसे इलाके जहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तो वहां पर अगर आपको प्लांट की ग्रोथ करवानी है तो आप क्या करते हैं, ग्रीन हाउस बनवा लेते हैं। इस ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, कंट्रोल्ड वे के अंदर हीट और मॉइस्चर जो है वो सप्लाई होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर किसी प्लांट को रख देंगे तो वहाँ पर एक्सट्रीम हीट नहीं आ पाएगी, कुछ हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जितनी हीट ज़रूरत होती है वही इस ग्रीन हाउस के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हमारे अर्थ भी एक ग्रीन हाउस की तरह रोल प्ले करता है जब उसके अंदर एटमॉस्फेयर होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो मे भी ग्रीन हाउस जो है अर्थ नहीं बन पाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या है, सन की जो रेडिएशंस आ रही हैं हमारे अर्थ पे वो आती हैं शॉर्ट वेवलेंथ्स के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट वेवलेंथ्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और वो पूरा दिन जो है अर्थ को गर्म करती हैं, ठीक है। जैसे ही रात होती है तो ये सारी गर्मी जो हमने शॉर्ट वेवलेंथ्स में अर्थ ने ली है, अर्थ इसको रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अर्थ अपनी हीट रिलीज करता है। जब अर्थ अपनी हीट रिलीज करेगा उसको हम कहते हैं लॉन्ग वेवलेंथ्स, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जैसे कहा जाता है, जिसको मैं हीट बजट में अच्छे से बताऊंगा। पर फिलहाल आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं कि सन से जो हीट आ रही है वो आ रही है शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर, और उसके बाद जब अर्थ अपनी हीट रिलीज करती है तो वो करती है लॉन्ग वेव रेडिएशंस के अंदर। अब देखो क्या होगा, अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं हो तो क्या होगा, अर्थ अपनी सारे लॉन्ग वेव रेडिएशंस को यूं ही छोड़ देगा, जिससे क्या होगा, रात रात के अंदर अर्थ का टेम्परेचर माइनस के अंदर जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता,
ये हमारा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं लकीली, और इन ग्रीन हाउस गैसेस के नाम है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ओजोन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस क्या करती है दोस्तों, ये बेसिकली क्या करती है, जो भी अर्थ ने लॉन्ग वेव रेडिएशन छोड़ी है, ठीक है, उसको ये उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद ये पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर इसको फैला देती है। इसी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है रात में कम जरूर होता है लेकिन माइनस में कभी नहीं पहुंचता, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। इसी को कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि यही चीज हो रही है। मान लीजिए ये एक ग्रीन हाउस है तो इस तरह से एक ग्रीन हाउस बन जाता है, जैसे ही यहाँ पे एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है तो अर्थ एक ग्रीन हाउस की तरह रिएक्ट करता है या बिहेव करता है। यानी कि एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो अर्थ एक ग्रीन हाउस नहीं बन पाएगा, एटमॉस्फेयर की वजह से अर्थ एक ग्रीन हाउस बन जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर मौजूद जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, ये सब अर्थ की रेडिएटेड लॉन्ग वेव हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये इसको अर्थ के अंदर स्कैटर कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम जरूर होता है। रात में आपने देखा होगा टेम्परेचर नीचे जाता है लेकिन वो माइनस में नहीं जाता, इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये नाम है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से क्या एक ग्रीन हाउस गैस है या क्या ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, N2O कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है जिसके अंदर प्राइमरी रोल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर कर रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है, मैं बताऊंगा क्यों, जिसको हम बताएंगे आगे ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसको भी हम देखेंगे। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैस के नाम है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ग्रीन हाउस का ये नाम भी कहाँ से आया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस होता है जिसके अंदर हम प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं एक रेगुलेटेड वे के अंदर, और यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमने ये वर्ड कॉपी किया है और हमने इस तरह से इसको बताया है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं दोस्तों। नेचुरल वे के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली सन की रेडिएशन आई शॉर्ट वेव के अंदर, ठीक है, पूरा दिन उसने अर्थ को गर्म किया, रात में ये हीट रेडिएट हुई लॉन्ग वेव्स के अंदर, जिसका कुछ पार्ट जो है अर्थ की ग्रीन हाउस गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया और उसको री एमिट कर दिया, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहा। ठीक है, लेकिन जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो भी जारी है उसका 90% एस्केप हो जाता है। ठीक है, 90% एस्केप हो जाता है और उसका 10% जो है मान लीजिए वो अर्थ के अंदर रहता है, ग्रीन हाउस गैस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ये है एक नेचुरल कंडीशन जिसको हम कहते हैं नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, जब आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, जब आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं। अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो होगा क्या, जो भी सन ने आपको हीट दी है, ठीक है, पूरे दिन गर्मी हुई, जब रात में अर्थ की हीट देने की बारी आई तो ये जितने भी गैसेस हैं वो अब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगी, और अब जहां 90% हीट स्पेस में जा रही थी, अब सिर्फ आप देखेंगे 50% जो है 50% हीट जो है वो स्पेस में जा रही है, यानी कि अब 10% जहां पहले एब्जॉर्ब हो रही थी अब 50% एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि अब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ का टेम्परेचर ओवरऑल बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसी को कहा जाता है ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की आप मात्रा बढ़ा रहे हैं और उनकी अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, जिससे ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अगर ये कहा गया है ज्योग्राफर्स के द्वारा, अगर अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री से भी बढ़ता है तो वो बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक इवेंट लेके आ सकता है। जितने भी ग्लेशियर्स होंगे वो पिघल जाएंगे, सी लेवल बढ़ जाएगा और जितने भी कोस्टल कंट्रीज हैं वो सारे डूब जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना जो है वो बर्बाद हो जाएंगी, बहुत सारी स्पीशीज जिसको एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए वो सारी बर्बाद हो जाएंगी अगर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहा जाता है। तो ये है नेचुरल, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट बाहर जा रही है और कम हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ये है ह्यूमन एनहांस, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कम बाहर जा रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दो आंकड़े मैंने आपको सिर्फ 90%, 10% और 50% मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोफॉस, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोफॉस, ओजोन लेयर, मेसोफॉस क्या है। इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया है कॉम्पोजिशन के बारे में, जिसके अंदर हमने देख लिया है कि भाई क्या क्या कॉम्पोजिशन है, गैसेस, वाटर वेपर एंड सॉलिड मैटर, गैसेस का क्या रोल है। ठीक है, गैसेस को याद करने के क्या निमोनिक है, नो एसी और नेशनल हाईवे फॉर MH कार्स। ठीक है, ये हमने निमोनिक बनाया था, एक फनी सा निमोनिक है। इसके बाद हमने देखा है हर गैसेस के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स। फिर हमने देखा है
वाटर वेपर के बारे में, वाटर वेपर का कितना बड़ा रोल है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। इसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स का कितना बड़ा रोल है, वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, यानी कि वो एक सर्विस दे देते हैं वाटर वेपर को कन्वर्ट होने के लिए वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। और ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में जाकर फिर एक क्लाउड बनाती है, इस तरह से क्लाउड्स बन जाते हैं, यानी कि मोटा मोटा सॉलिड पार्टिकल्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो मे बी कंडेंसेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने देखा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, ये हमने देख लिया है। फिर हमने देखा कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ह्यूमन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखनी है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर के कौन कौन से लेयर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये बात को ध्यान रखनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको वीडियोस, PDF और अपडेट सारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। ये चैनल DP है, आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल एक मैसेज भी छोड़ा है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बना रहा हूँ, उसके अंदर जो भी आप क्वेरीज है आपके वो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने नंबर छोड़ा है, वो नंबर आप देख लीजिएगा और आप मेरे से जुड़ सकते हैं, आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कोड लगाना मत भूलिए, SMNET। अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं अनअकैडमी पर, अगर आप कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग चाहते हैं तो आप मेरा कोड लगाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं SMNET पे। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरे कोर्स को रिकॉग्निशन मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।